हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हो और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। चैनल पर 1 साल से मैं इनएक्टिव थी, कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी ड्यू टू सम रीजंस। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब चैनल पर बीएससी का ऑलमोस्ट सिलेबस हमने कंप्लीट किया हुआ है। सेकंड सैम से लेके 6 सैम तक का सिलेबस मैंने अपलोड किया हुआ है, फर्स्ट सैम का नहीं है। और जो अपलोड किया हुआ उसमें से भी जो वीडियोस रहती हैं वो मैं कोशिश करूँगी अपलोड करने की। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बीकॉम का फर्स्ट सैम मैथ्स। बीकॉम में फर्स्ट ईयर में ही होता है सिर्फ मैथ्स, फर्स्ट और सेकंड सैम में। तो जिनके पास भी ट्वेल्थ में मैथ्स था उनके लिए तो ये काफ़ी आसान रहता है बीकॉम वाला मैथ्स करना, लेकिन जिनके पास मैथ्स नहीं था उनके लिए काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए सारा कुछ ये नया है और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम बीकॉम का सिलेबस करेंगे थोड़े दिन, क्योंकि काफ़ी आसान है और छोटा भी है, जल्दी हो जाएगा आपका सिलेबस कंप्लीट। और अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था तो समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझोगे तो काफ़ी आसान सिलेबस है और स्कोरिंग भी है, तो आप इजीली इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। अभी जो सिलेबस है अपडेट हो गया है, पहले वाला नहीं रहा। तो मैं जो आपको सिलेबस करवा रही हूँ वो लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस ही आपको मैं करवा रही हूँ। मैं जो बुक फॉलो करूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। बुक जो मैं बुक फॉलो करूँगी वो ये है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम फर्स्ट सेम, जीवा सन्स पब्लिकेशन। अगर आप में से किसी के पास ये बुक अभी तक नहीं है तो प्लीज़ इसे परचेज़ कर लेना, क्योंकि बुक के बिना तो देखो समझ में नहीं आएगा। लेटेस्ट सिलेबस पे ये बेस्ड है। मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिट वाइज सिलेबस क्या है। ठीक है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 9। सेट सेट थ्योरी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 है लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड ट्रूथ टेबल्स, लॉगरिथम्स, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़। इसमें से देखो यहाँ पे आपका सिलेबस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इस तरह से डिवाइड किया गया है। कुरुक्षेत्र से मिलता जुलता जो पैटर्न दूसरी यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती है, जैसे कि CRSU हो गई, तो वहाँ पे भी यही सेम पैटर्न आपका रहेगा। ये देखो, चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी एंड चैप्टर नंबर 2 ये आपका यूनिट नंबर 1 में अंडर आता है। यूनिट नंबर 1 के अंदर आपके ये 2 चैप्टर्स आते हैं। देन यूनिट नंबर 2 के अंदर आपके आते हैं लॉगरिथम्स एंड AG, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को AP एंड GB। तो थर्ड और फोर्थ आपकी यूनिट नंबर 2 में आते हैं और यूनिट नंबर 1 में आते हैं। उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स आपके यूनिट नंबर 3 में आते हैं, और ये फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ तीनों आपके यूनिट नंबर 3 में आते हैं, और एट्थ एंड नाइन्थ आपके यूनिट नंबर 4 में आते हैं। आपको डिवीजन आपका ये बता रखा है। ठीक है, तो ये बुक आप फॉलो कर लेना। अगर आपको इसके अलावा कोई और बुक आप फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट सिलेबस आपका यही रहेगा। मैं आपको यही बुक से सिलेबस फॉलो करवाऊँगी। ठीक है, काफ़ी आसान लैंग्वेज होती है जीवा साइंस पब्लिकेशन की। हमने पूरी ग्रेजुएशन में यही वाली बुक फॉलो की है। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो क्या है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी काफ़ी आसान चैप्टर है, बहुत मतलब कि आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करके आसानी से समझ सकते हो। और जिन्होंने ट्वेल्थ में जिनके पास मैथ्स था उनको तो ये आता भी होगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, सेट थ्योरी। देखिए सेट क्या होता है, सेट होता है ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट्स होते क्या हैं। तो set is a well defined collection of objects। ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो अब इन्होंने यहाँ पर वेल डिफाइंड क्यों लिखा? वेल डिफाइंड के बिना भी तो ये डेफिनेशन हो सकती थी, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नहीं, वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट लो वो एक सेम कैटेगरी का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का, तो उसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप नेचुरल नंबर्स के सेट के अंदर किसी भी बॉय या फिर किसी भी गर्ल का नाम डाल दोगे, नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जिस भी कैटेगरी का आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो सारे ऑब्जेक्ट्स उसी कैटेगरी के होने चाहिए, तभी वो एक मिलकर सेट बनाएंगे। सेट का मतलब क्या है, एक ही टाइप के वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, जैसे कि कुछ एक एग्जांपल सेट के, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये सब क्या है, सेट के एग्जांपल्स है। ठीक है,
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो आपके वोवेल्स हैं A E I O U, या फिर कॉन्सोनेंट्स हैं उनका सेट हो गया, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इवन नंबर्स का सेट और नंबर्स का सेट। तो ये सारे क्या है, कलेक्शन है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की, सिमिलर टाइप की। तो ये क्या बन गया आपके सेट। तो एग्जांपल्स में आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे जो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन हो, जैसे कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, या फिर सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सब क्या है, सेट है। या फिर सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, रिवर जितने भी इंडिया में रिवर है उन सब का सेट। या फिर अगर क्लास से रिलेटेड मैं बात करूं, जैसे कि आपकी क्लास के जो स्टूडेंट है, सेट ऑफ स्टूडेंट इन बीकॉम क्लास, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हमने क्या किया, वेल डिफाइंड कलेक्शन किसकी, ऑब्जेक्ट्स की क्या कहलाती है, सेट कहलाती है, ठीक है। समझ आ गया कि सेट होता क्या है। अब हम ये समझेंगे कि हम सेट को लिखते कैसे हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेट होता क्या है इंग्लिश की फॉर्म में, समझाने के उससे कि वोवेल्स का कलेक्शन क्या है, सेट है। लेकिन आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है पहले से उनको पता होगा कि मैं हर वीडियो में अपनी ये बात बोलती हूँ। जो भी आपकी बुक में रिमार्क या नोट दिया होता है, प्लीज़ उसे ध्यान से रीड कीजिए। उनमें से आपके कंपलसरी क्वेश्चन बनते हैं, या फिर ना भी बने तो आगे जाके जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि नेट का या फिर कोई एनी अदर एग्ज़ाम, तो उसमें उन्हीं से क्वेश्चन उठ के आता है। पूरे चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, वो रिमार्क और नोट में लिखे होते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट उसको स्किप कर देते हैं, और एग्जामिनर उन्हीं चीज़ों को एग्ज़ाम में देता है क्योंकि उसे पता है कि बच्चे ये चीज़ स्किप कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। जो भी रिमार्क और नोट है उसमें कुछ बहुत ऐसी मेन बातें लिखी होती हैं जो पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं की होती, बस उस रिमार्क में आपको वो चीज़ बताई जाती है, तो वहाँ उनको हाईलाइट कर लीजिए, या तो आप हाईलाइटर का यूज़ करके, या फिर अगर आप कहीं नोट्स बनाते हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको चैप्टर का नाम डालकर उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ बना लीजिए, रिमार्क्स और नोट को वहाँ पे ऐड करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो कि हर किसी का परसेप्शन अलग अलग होता है। आप किसी की क्वालिटी के बेस पर एक सेट का कलेक्शन नहीं बना सकते। जैसे कि अगर मैं हूँ, अब किसी के लिए मैं अच्छी हूँ, किसी के लिए मैं बुरी हूँ, मेरा नेचर किसी को कैसा लगता है, किसी को कैसा लगता है ना, तो हर किसी का ओपिनियन मेरे को लेकर अलग होगा। तो किसी की क्वालिटी के बेस पर कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, वो स्मार्ट है या नहीं है, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं या फिर इस तरह के जो परसेप्शंस हैं, इस तरह के जो टर्म्स हैं, इनको लेकर हम कभी भी सेट नहीं बना सकते। आपके यहाँ बुक में रिमार्क में भी लिख रखी है ये चीज़, कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स such as honest person, intelligent student, rich person, good players etc. do not form a set। क्यों? क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी के लिए अलग अलग होगा। कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए ऑनेस्ट हो भी सकता है, और किसी थर्ड पर्सन के लिए वो डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। तो आप किसी की भी क्वालिटी के बेस पर उनके ओपिनियन से उस चीज़ को आप सेट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी इंटेलिजेंट बच्चे की हम बात की जाए, तो क्लास में अगर आप इंटेलिजेंट बच्चा पूछोगे तो कोई मार्क्स के बेस पर कहेगा कि ये इंटेलिजेंट है, कोई नॉलेज के बेस पर कहेगा कि ये इंटेलिजेंट है। ऐसा होता है ना कि कोई टॉपर है, उसके मार्क्स तो बहुत अच्छे आते हैं, वो हमेशा टॉप करता है, लेकिन एक दूसरा बच्चा है, उसको हर चीज़ की नॉलेज है, वो ऑलराउंडर है, तो आपके लिए वो इंटेलिजेंट हो सकता है। तो ये अलग अलग ओपिनियन हर किसी का अलग अलग होता है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स में इसको सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, सेट की नोटेशन क्या है। तो नोटेशन क्या है, हम सेट को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर, जैसे कि A B C D या फिर एनी अदर जो भी आपका है। और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे कि A अगर आपका एलिमेंट है, सॉरी A अगर आपका सेट है, कैपिटल A अगर आपका सेट है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट हो सकता है वो क्या हो, स्मॉल a हो। अभी मैं बताऊंगी कि मैंने क्या लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो अगर A आपका कैपिटल A से आप क्या डिनोट कर रहे हो, सेट को, तो स्मॉल a से आप उसके एलिमेंट को डिनोट कर सकते हो, ठीक है।
मैथ्स में जनरली अब सेट अगर आप पढ़ रहे हो, सेट थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो, तो इसमें एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में हर जगह आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैथ में कुछ एक सेट्स के जो नोटेशन है वो फिक्स है। तो वो कैसे मैं आपको बता देती हूँ। आपको डार्क ब्लैक कलर से अगर ऐसे एन लिखा मिलेगा तो इसका मतलब ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर आपको डार्क कलर से ऐसे बोल्ड में ब्लैक कलर से z लिखा मिले तो z किस चीज़ के लिए हम डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर्स के लिए। तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। q अगर आपको मिलता है डार्क बोल्ड तो इसका मतलब ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आपको इसीलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करोगे या फिर आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको यही लिखा मिलेगा, तो आपको समझ होगी कि ये n का मतलब क्या है, तभी तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे ना, इसीलिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर आपको बोल्ड में r लिखा मिलता है तो r क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं q के साथ क्या लगा दूँ, पॉजिटिव लगा दूँ। क्या लगा दूँ, q के साथ में अगर यहाँ पॉजिटिव लगा दूँ और r के साथ अगर मैं पॉजिटिव लगा दूँ और z के साथ अगर मैं पॉजिटिव लगा दूँ तो ये मेरे क्या बन जाएंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इनको बोल्ड जरूर कर लेना, इन बोल्ड होंगे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना तो बुक में तो ये चीज़ें सब हैं ही, बट फिर भी अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसको याद जरूर रखना, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, z सेट ऑफ इंटीजर्स, z प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, q पॉजिटिव यानी या फिर प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, r सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड r प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर है, इतना क्लियर है कि सेट होता क्या है, सेट के एग्जांपल्स क्या है, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर्स से करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर से होंगे। और मैथ्स में जो बेसिकली जो आपके सेट यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दी। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो, ये तो थी जनरल नोटेशन कि हम सेट को डिनोट कैसे करते हैं कैपिटल लेटर से। अब हम देखते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने का लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। तो देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। टैबुलर का मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको कि इसके अंदर आपने सपोज ए नाम का सेट ले लिया तो कैपिटल लेटर से तो आप सेट को डिनोट करोगे, करली ब्रेसिस के अंदर आप सेट के एलिमेंट्स लिखोगे और सेट के एलिमेंट्स को आप कोमा से सेपरेट करोगे, जैसे कि 1 4 5 7 9। ये आपने क्या बना दिया, सेट। तो इस तरह से जो आप रिप्रेजेंटेशन लिखते हो उसको क्या बोलते हैं, टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। करली ब्रेसिस के अंदर आप सेट के एलिमेंट्स को लिखोगे और उनको किससे सेपरेट करोगे, कोमा से सेपरेट करोगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म। लेकिन जैसे कई बार आप मान लो आपने नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है, नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है तो नेचुरल नंबर्स में बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5। आप कब तक लिखोगे, इसको नहीं लिख सकते, तो आप क्या कर सकते हो, डॉट 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 लगा के इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, सेट के अंदर जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता। कैसे, जैसे कि अगर आपने एक सेट लिया 1 2 4, ये एक सेट है। आपने एक सेट लिया 4 2 1, ये भी एक सेट है। और आपने एक सेट लिया 2 1 4, ये भी एक सेट है। आपने एक सेट लिया 2 4 1, ये भी एक सेट है। तो इन सब में क्या कॉमन है, एलिमेंट सबके अंदर क्या है, 1 2 और 4 है, सिर्फ इनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने 1 पहले लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 पहले लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 पहले लिख दिया। तो
तो लेकिन ये एक सेम सेट को ही डिनोट कर रहे हैं, ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता। अगर एलिमेंट्स आपकी सब सेट के अंदर सेम है तो इट मीन्स ये भी एक से, ये अगर इसका सेट का नाम अगर बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। इज इट क्लियर? उसके बाद जो सेकंड फॉर्म आती है वो कौन सी आती है आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड, क्योंकि इसके अंदर आप इसको एक रूल से लिखोगे। कैसे लिखोगे अभी बताती हूँ मैं आपको। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड, ये कहती है टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। टेबल की फॉर्म है ना इसे, तो इस वजह से इसका नाम क्या है? टैबुलर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर मेथड का क्या मतलब है। इसके अंदर आप जो रूल लगाओगे वो किस तरह से लगाओगे कि जो एलिमेंट है वो एक कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। कैसे? देखो, जैसे कि आपने ए नाम का कोई सेट लिया, उसके अंदर आपने क्या लिखा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट है वो है क्या है? एक्स। इस डॉट को हम बोलते हैं सच दैट। एक्स किस तरह से है? इस तरह से है कि सच दैट एक्स जो है वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। अभी बताती हूँ कैसे है ये। देखो, इसका मतलब क्या है कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है एक्स, वो एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं पर्टिकुलर। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी तो नहीं बताई कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ इसको डिफाइन करके बताया कि रूल मेथड का मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि आपने ए एक सेट लिया, उसके अंदर लिख दिया कि एक्स सच दैट कि एक्स क्या है? एक्स इज अ इवन नंबर। आपने अगर ऐसे लिख दिया, ठीक है, कि ए के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, मान लो ए के अंदर एक एलिमेंट है एक्स, लेकिन सारे के सारे सच दैट किस तरह से कि एक्स क्या है? एक इवन नंबर। तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? इवन नंबर जो है वो मिलेंगे। 0, 2, 4, 6, 8, ये आपके क्या आ गए? इवन नंबर आ गए। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? AEIOU। अगर मैं लिख दूँ एक्स इज़ एन ऑड नंबर, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9। तो हम क्या लिख रहे हैं? इसको एक रूल के मेथड से लिख दिया हमने। इस तरह से ना लिख के इसको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के उससे हमने लिख दिया। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो कि A इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट कि एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है? 1 और 4 के बीच में लाई कर रही है। एक्स की वैल्यू 1 है, 1 से बड़ी है, 4 है और 4 से छोटी है। और यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो एक्स है, क्योंकि नंबर आ गया तो हमें नंबर बताना पड़ेगा कि ये एक नेचुरल नंबर है। इसको अपने बोल्ड करके लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा कि एक्स की वैल्यू 1 है, 4 है और इन दोनों के बीच की वैल्यूज है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3 और 4। समझ आया? हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसको ना लिखकर एक रूल बना दिया कि जो एलिमेंट है वो और इस तरह के जो सारे एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस। तो ये आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? इजी है ना? उसके बाद आते हैं फाइनाइट सेट। नाम से ही पता लग रहा है, देखो, फाइनाइट यानी कि जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसकी एक फाइनाइट वैल्यू है। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? If all the elements of the set are finite in number, then the set is known to be as finite set. क्या है इसकी definition? When the number of elements in set is finite, then set is called finite set. जिस भी सेट के आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन नंबर को अगर आप काउंट कर सकते हो, उनकी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो वो सेट एक फाइनाइट सेट है। जैसे कि ए अगर आपने ले दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको पता है ना कि ये एक फाइनाइट वैल्यू है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है। जैसे कि अगर आपने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू 2, 4, ठीक है, या फिर आपने सीधा ऐसे लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल मंथ्स, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा, है ना? तो इस तरह से जिस भी सेट के नंबर को आप एलिमेंट काउंट कर सकते हो, एलिमेंट का नंबर काउंट कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। उसके बाद क्या आएगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? उल्टा होगा कि जब आप सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, जब सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो नंबर में, तो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो इसको लिख लो, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set are infinite,
then set is called infinite set। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छे एग्जाम्पल क्या है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसके अंदर आप नहीं काउंट कर सकते कितने नंबर्स आएंगे। डब्ल्यू, यहाँ पे आप डब्ल्यू भी लिख लेना पीछे। डब्ल्यू क्या होता है, होल नंबर का सेट। इसको आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने होल नंबर्स आएंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स है, फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, फिर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये सारे के सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये आर हो गया, ये जेड हो गया, ये आर प्लस हो गया, ये क्यू प्लस हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल है। क्लियर है। उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो। क्या मतलब है सिंगलटन सेट का, लिखा है ना, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, उसको क्या बोलोगे, सिंगलटन सेट। जैसे कि अगर आपने ए नाम का कोई सेट ले लिया, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है। या फिर अगर ये, तो मैंने आपको किस तरह से बताया, कौन सी फॉर्म है ये, कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। अगर मैं आपको इसको रूल मेथड के हिसाब से बताऊं कि ए आपने क्या लिया, एक सेट लिया जिसके अंदर x किस तरह से है, x सच दैट जो x की वैल्यू है वो लाई करती है 4 और 5 के बीच में, और यहाँ पे जो x है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 कर लो, यहाँ पे सॉरी 6 कर लो, 4 से बड़ी है, 6 से छोटी है, और x एक नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, एक सिंगल वैल्यू होती है, क्या है, सिंगलटन सेट है। कौन सा मेथड से मैंने आपको लिख के बताया, रूल मेथड की। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप साथ साथ जो पीछे वाला है उसको कनेक्ट करते हुए चलते रहो। ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या है, सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन कंपल्सरी में या फिर आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो इन चीज़ों को लाइटली मत लेना कि तो कुछ नहीं है, काम नहीं आएगा। ये बहुत काम आएंगे, और क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं इतना टाइम लगा के आपको धीरे धीरे सब समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है एम्प्टी सेट। नाम से पता लग रहा है, एम्प्टी सेट कह लो या फिर नल सेट कह लो या फिर वॉइड कह लो, तीनों नाम इसके हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। कि जो एम्प्टी है, खाली है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि अगर आपने कहा कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो क्या है, 4 से तो बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था, 4 से बड़ा और 5 से छोटा कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आएगा ही नहीं, है ना, तो वो क्या हो गया, नल सेट हो गया। या फिर आप ऐसे लिख दो, कोई इक्वेशन लिख दो जिसके रूट्स ही ना निकलते हो, तो वो भी क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने लिख दिया कि x और ऐसे लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। या फिर आप इसके अंदर कोई इक्वेशन भी डाल सकते हो, जैसे कि x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो इसके रियल रूट्स यहाँ पे निकलेंगे ही नहीं, और इक्वेशन डाल दिया आपने ये। तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो क्या निकलेगा, x² इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू ये ऐसे इमेजनरी वाला निकल जाएगा ना, तो इमेजनरी तो आपको यहाँ पे लेने नहीं, क्योंकि x तो क्या है, एक रियल है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है जिसको आप हमेशा याद रखना, क्या है कि सेट अगर आपने 0 ऐसे लिख दिया, 0 को अगर आपने इस तरह से लिख दिया, तो अब ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। अगर इस करली ब्रेसेस के अंदर कोई वैल्यू आ रही है, 0 भी अगर वैल्यू आ रही है, तो वो भी एक एज अ एलिमेंट काउंट होगी। तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सेट माना जाएगा जिसके अंदर की 0 एलिमेंट है, तो ये एक सेट है। दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट।
हमेशा याद रखना ये, ठीक है। और जो ये होता है नल, ये फाई है, ये जो फाई है ये एक नल सेट है। ये देखो, अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया ना खाली, तो ये नल है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगी ना, ऐसे, तो ये एक सेट के अंदर का काम। देखो, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया खाली, तो ये फाई है, नल, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया, तो ये अब एक सेट के अंदर का एलिमेंट बन गया। और एक बात जो भी आगे आएगी आपको पता लगेगा, हर एक सेट का सबसेट होता है फाई। हर एक सेट के अंदर ये होता ही होता है। तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट नहीं है। इसको क्या बोलोगे, नल सेट। क्या बोलोगे इसको, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ, क्योंकि एम्प्टी सेट और नल सेट तो एक ही बात होगी ना। दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, मतलब ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी एक सेट का एलिमेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। नल वो इसलिए निकल रहा था क्योंकि इसकी वैल्यू नल होती है ना। ये वॉइड है, ये एम्प्टी है, इसको वॉइड बोलते हैं, हम फाई बोलते हैं। तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी एक सेट का काम करेगा। तो ये दोनों जो इम्पोर्टेंट मार्क है ये हमेशा याद रखना। कहीं इसको देख के सोचो कि ये तो एम्प्टी सेट है, नहीं, ये सिंगलटन सेट है, कि इसके अंदर एक एलिमेंट है। ये भी सिंगलटन सेट है, इसीलिए सिंगलटन सेट के बाद आपको ये चीज़ समझाई गई और एम्प्टी सेट के बाद ये चीज़ समझाई गई, ताकि आप दोनों चीज़ों को रिलेट कर सको, ठीक है। क्लियर है, इज दैट क्लियर। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है इक्वल सेट्स का। किसका कंसेप्ट आता है, इक्वल सेट। देखो नाम से पता लग रहा है, इक्वल सेट, दो सेट कब इक्वल होंगे, जब उनके एलिमेंट सेम होंगे। इक्वल सेट, जैसे आपने एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी, तो ए और बी को इक्वल सेट जब कहोगे जब ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो। समझ आया। जैसे कि ए अगर आपने ले लिया 3 4 5, बी आपने ले लिया 5 4 3, ए ले लिया 3 4 5, बी ले लिया 5 4 3। तो ए का हर एक एलिमेंट, ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 3, क्या वो बी में है, हाँ है। ए के अंदर क्या है, 4, क्या वो बी में है, हाँ है। ए के अंदर 5 है तो वो बी में है, हाँ है। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ गए। अब बी के अंदर कौन से एलिमेंट है, 5, 5 क्या ए में है, हाँ है, ये रहा 5। बी के अंदर और क्या है, 4, 4 ए में है, हाँ है। बी के अंदर क्या है, 3, 3 ए में है, हाँ है। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में और बी का हर एक एलिमेंट ए में, तो इसका मतलब ए और बी क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। समझ आया। उसके बाद देखो, ये चीज़ आपको समझा देती हूँ मैं। बिलोंग वाला जो सिंबल होता है आपका, देखो जैसे कि ए है 3 4 5, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए के अंदर। ये जो सिंबल है ना, इसको किसका सिंबल बोलते हो, बिलोंग्स टू। किसका सिंबल बोलते हो, बिलोंग्स टू। कैसे बनाना है इसको, ये आप थोड़ा सा कर्व में सी बना के, मतलब कंप्लीट ई नहीं बनाना और कंप्लीट सी भी नहीं बनाना, दोनों का मिक्सचर बनाना है। ऐसे सी बना के कर्व में और इसको ऐसे कर देना, ठीक है। ऐसे भी गलत हो जाएगा, ऐसे भी गलत हो जाएगा, ऐसे भी गलत हो जाएगा। इसको ऐसे बनाना है। क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। कि जो 3 है वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, जैसे कि 4 है वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, 5 है जो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि ए का जो हर एक एलिमेंट है वो बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए और बी का जो हर एक एलिमेंट है वो ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि आप जनरल नोटेशन में लिख सकते हो कि एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है और वाई अगर ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स अगर ए का एलिमेंट है, वाई अगर बी का एलिमेंट है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हो कि हर एक एक्स जो ए में बिलोंग कर रहा है उसके लिए वाई भी होना चाहिए जो बी में बिलोंग करे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, वाई बी में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब वाई ए में बिलोंग करेगा, ठीक है। समझ आ गया। तो मतलब बेसिकली मतलब ये है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए, तभी दोनों सेट जाके इक्वल सेट होंगे। क्लियर है, इज दैट क्लियर। उसके बाद आता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर होने का क्या मतलब है कि फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर का मतलब क्या है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। यहाँ फाइनाइट सेट क्यों लिखा गया, क्योंकि आप इनफाइनाइट सेट के दो नंबर को काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसका ऑर्डर भी नहीं बता सकते, इसीलिए एक फाइनाइट सेट का ही आप ऑर्डर बता सकते हो। तो कार्डिनल नंबर का क्या मतलब है
ऑर्डर बताना, और ऑर्डर का भी क्या मतलब है, फाइनाइट सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दिस इज नोन एज कार्डिनलिटी और यू कैन से कार्डल नंबर। ठीक है, तो अगर आपने ए लिखा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 7, तो आप क्या लिखोगे n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 7। दिस इज द नोटेशन ऑफ कार्डिनलिटी। क्लियर है, समझ आ गया। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्या है, इक्विवेलेंट सेट। देखो, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कंफ्यूज नहीं होना। इक्वल सेट में क्या था, ए के हर एलिमेंट बी में, बी का हर एक एलिमेंट ए में। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या है, ए और बी को इक्विवेलेंट सेट जब कहोगे जब ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो मैं बताती हूँ आपको, ए है बी है, ए और बी को इक्विवेलेंट सेट कब कहोगे, जब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। जैसे कि आपने ए के अंदर लिख दिया 1 2 4, बी के अंदर आपने लिख दिया 7 8 9, तो नंबर तो देखो अलग अलग है, कोई नंबर मैच कर रहा है नहीं, इसके अंदर 1 2 4 है, इसके अंदर 7 8 9 है। लेकिन ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो दीज सेट आर नोन एज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सेट्स। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ ए है, यानी कि जो इनकी कार्डिनलिटी यानी कि जो इनका ऑर्डर है वो क्या है, सेम। तो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, इसको हमेशा याद रखना। देखो, आपने अभी पढ़ा इक्वल सेट्स के बारे में। दो सेट इक्वल कब होंगे, जब उनके नंबर ऑफ, जब वो बिल्कुल डिट्टो मैच करेंगे। नंबर देखो, यहाँ पे 3 4 5 था, यहाँ पे 5 4 3 था, तो ये चीज़ होने के लिए नंबर तो अपने आप मैच हो रहा है ना। अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, तभी तो ये सेट इक्वल बनेंगे। अगर मैं कह दूँ यहाँ 3 4 5 है, यहाँ पे सिर्फ 5 और 4 है, तो क्या ये सेट इक्वल हो गए, नहीं। इन दोनों सेट को इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होने सेम जरूरी है। और इक्विवेलेंट सेट क्या है, जिसके अंदर नंबर सेम हो, यानी कि हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। लेकिन उल्टा हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट सेट तो है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बट क्या ये इक्वल सेट है, नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, बट नॉट वाइस वर्सा। उल्टा इसका पॉसिबल हो, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे सेम एग्जांपल लेके समझा दूँ 1 2 4 4 2 1, तो वो मैच हो गया। लेकिन ये तो है ना कि होगा या नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है, हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, बट हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो समझ में आया आपको, हमने क्या पढ़ा आज। सेट क्या है, किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन, किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की। जैसे कि अगर आप क्लास में हो, तब स्टूडेंट हो, तो एक स्टूडेंट की वो क्लास है, वो एक सेट है। इसमें हम कोई फीलिंग्स इमोशंस को नहीं लेते हैं, हम जनरल नंबर्स को लेते हैं, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि रिवर होगी, या फिर किसी कंट्री के नेम्स होंगे, इन चीज़ों को हम सेट के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर हमने देखा कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। फिर हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी, जो कि दो तरीके से होती है, एक टेबुलर फॉर्म से और एक सेट बिल्डर फॉर्म से। हमने ये देखा कि n जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। उसके बाद हमें पता लगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। देन इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके नंबर, उसके बाद सिंगलटन सेट क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। उसके बाद नल सेट क्या होगा, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। देन इक्वल सेट क्या होंगे, जब दो जो सेट हैं वो बिल्कुल सेम हो, जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, तो वो सेट इक्वल होंगे। कार्डिनलिटी क्या होगी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके एक सेट के अंदर हैं वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, वो उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, जब आपका ऑर्डर जो है दो सेट का वो सेम हो। तो आई रियली होप कि जितना भी मैंने आपको कराया है उतना समझ में आया हो, क्योंकि अगर मैं आगे कराऊंगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा। आगे जो है हमारा सब सेट का टॉपिक शुरू हो जाता है। सेट्स के बारे में इतना ही था, इतना ही मोर देन इनफ है। अगर आप इसको ध्यान से करोगे, समझोगे, खुद से एग्जांपल लेके इसको रिलेट करोगे, तो ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका ये सिलेबस सेम है, उनको ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।